है, लेटेंट फेज ऐसी है, तो आप कह सकते हो प्रोलॉन्ग लेबर है। अगर मल्टीपेरस औरत में आप कह सकते हो 1 बच्चे 2 बच्चे की माँ है, उसमें अगर 12 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, यू कैन कॉल इट प्रोलॉन्ग लेबर। तो प्रोलॉन्ग लेबर की डेफिनेशन भी सीख लो। अगर प्राइमरी ग्रेविडा में 18 घंटे से ज़्यादा लग रहा है तो प्रोलॉन्ग लेबर, और पैरास वुमेन में 1-2 बच्चे की माँ है, उसमें अगर 12 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोलॉन्ग लेबर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, औरत के लेबर चल रहा है, प्रोलॉन्ग्ड है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो देखो भाई, धीरे 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 धीरे, चाहे आप तेजी से मत भागो पर स्लो स्लो चलते भी रहो। अगर आप पूरे दिन चलोगे तो थकोगे, हाँ अगर आप तेजी से भागोगे तो आधे घंटे में ही थक जाओगे, पर अगर आप स्लो चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, पद यात्रा कर रहे हो, तो पूरे दिन चलोगे तो थकोगे ही थकोगे। तो अगर प्रोलॉन्ग लेबर है, चाहे वो स्लो ही चल रहा है, आप कह सकते हो विद नॉर्मल रेट, तो वहां पर एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा हो। प्रोलॉन्ग लेबर प्राइमरी ग्रेविडा में 18 घंटे से ज्यादा एंड पेरस वुमेन में 12 आवर से ज्यादा। बढ़ू आगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगत जनों, नाउ आप कह सकते हो सम और अदर भी है। ओके, प्रेसिपिटेट लेबर, हो माय फेवरेट टर्म, आई रियली लाइक दिस टर्म, प्रेसिपिटेट लेबर। चट मंगनी पट ब्याह, चट लेबर पेन पट डिलीवरी, यस और नो। प्रेसिपिटेट लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, बोलो यस और नो। प्रेसिपिटेट लेबर, दिस टर्म has been asked many times, at least 3 to 4 times in previous exams, whether it was AIMS exams or PGI exams. Precipitate labor, प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब है इट इज एन अबनॉर्मलिटी ऑफ एक्टिव फेज ऑफ लेबर, क्योंकि लेबर की फर्स्ट स्टेज को दो भागों में बांटा है, लेटेंट एंड एक्टिव फेज। तो पहली बात, इट इज एन अबनॉर्मलिटी ऑफ, बोलो यस और नो, एन अबनॉर्मलिटी ऑफ एक्टिव फेज ऑफ लेबर, लेबर की एक्टिव फेज को। आप जानते हैं लेबर की फर्स्ट स्टेज को, लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है उसको दो फेज में बांटा गया है। जो पहली होती है उसको लेटेंट फेज बोलते हैं। लेटेंट फेज फ्रॉम onset of true labor pain till the full effacement of cervix and plus at least 2 finger breadth cervical dilation। cervix का डायलेशन कम से कम 2 फिंगर ब्रेड हो, दैट मीन्स 3 to 4 सेंटीमीटर, लेटेंट फेज। देन इट कम्स द एक्टिव फेज, और फिर एक्टिव फेज चालू होती है। एक्टिव फेज स्टार्ट्स व्हेन द लेटेंट फेज इज एंडेड, जब लेटेंट फेज खत्म हो जाती है तो एक्टिव फेज चालू है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। एक्सीलेंट, दैट्स गुड। सो फर्स्ट स्टेज लेटेंट फेज। तो एक्टिव फेज कब चालू होती है? जब सर्विक्स कम से कम 3 to 4 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स नो नीड टू बी अफ्रेड, आई विल टीच यू द टॉपिक ऑफ लेबर आल्सो, बट आई विल टीच एट द लास्ट, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा लेबर का टॉपिक, बिकॉज दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीएचओ एग्जामिनेशन। सीएचओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुड बी रेड बाय यू। आप खुद भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में पढ़े एंड शुड बी टोट बाय एनी टीचर एट लास्ट, सबसे लास्ट में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वो लास्ट तक याद रहते हैं। बोलो यस और नो। तो एक्टिव फेज का मतलब है व्हेन द सर्वाइकल डायलेशन, बोलो यस और नो, जो सर्वाइकल डायलेशन है वो 3 to 4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, बोलो यस और नो, और प्लस 100% इफेसमेंट है, तो उसका आपका ये चालू है। तो प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में पहला बिंदु मैंने क्या बोला? इट इज एन अबनॉर्मलिटी ऑफ, बोलो यस और नो, इट इज एन अबनॉर्मलिटी ऑफ एक्टिव फेज ऑफ लेबर। ये एक्टिव फेज की अबनॉर्मलिटी है, बोलो यस और नो। दैट इज ए पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज, एक्टिव फेज ऑफ लेबर, लेबर की। नाउ व्हाट डज हैपन इन दिस कंडीशन, प्रेसिपिटेट लेबर? इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी तेज होती है और लेबर बहुत तेजी से होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब तेजी से, मतलब जो लेबर पूरा प्राइमरी ग्रेविडा में जनरली अमूमन 12 से 14 घंटे लेता है, लेने को 18 घंटे तक ले सकता है, दैट इज द नॉर्मल थिंग, पर अमूमन एवरेज, ऑन एन एवरेज 12 से 14 घंटे लेता है। ऐसी औरतों में ये विद इन 4 आवर्स, आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है कि प्राइमरी ग्रेविडा में इन दिस कंडीशन, इन प्रेसिपिटेट लेबर सिचुएशन, प्रेसिपिटेट लेबर सिचुएशन में प्राइमरी ग्रेविडा में जो सर्वाइकल डायलेशन की रेट, इफ यू रिमेंबर, जब नॉर्थ साइड से पहले मैंने आपको पढ़ाया था लेबर का, तो मैंने रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन पढ़ाई थी, वीडियो यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं, और वहां पे मैंने बताया प्राइमरी ग्रेविडा में जनरली सर्वाइकल डायलेशन की रेट 1 सेंटीमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा होती है, बल्कि मैं तो बोलूँगा 1.2 सेंटीमीटर पर आवर और मोर, पर कम से कम 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वाइल इन पेरस वुमेन द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इज या रिमेन्स सम और अदर वेयर 1.5 सेंटीमीटर और मोर, 1.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रहती है, बोलो यस और नो।
आप कह सकते हो पेरिस वुमेन में सर्वाइकल डायलेशन की रेट आप कह सकते हो, अभी लिखना मत समझना, 1.5 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल बता रहा हूँ, या उससे ज़्यादा रहती है। बोलो यस और नो, हाँ या ना, 1.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रहती है। जबकि आप कह सकते हो समर अदर वेयर प्राइमी ग्रेविडा में 1.2 सेंटीमीटर या एक भी बोल सकते हो, 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रहती है। दैट इज द नॉर्मल रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर। एक्टिव फेज ऑफ लेबर में सर्वाइकल डायलेशन की ये निश्चित रेट है, एक नॉर्मल रेट। नाउ इन प्रेसिपिटेड लेबर व्हाट हैपेंस, अगर ये लुक एट दिस, याद करो बचपन के दिन, है ना, नॉर्मली आप चल रहे हो, अगर गांव में हो आप, शाम का टाइम है ना, गांव में होली के टाइम पे बच्चे खूब खेलते हैं, याद करो अपने बचपन के दिन। और कभी कभी कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, तो जब कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं तो आप इतना तेज भागते हो, इतना तेज भागते हो कि उसैन बोल्ट बन जाते हो। और अगर साइकिल चला रहे हो और कुत्ते पीछे पड़ गए तो साइकिल पे इतना तेज पेडल मारते हैं कि साइकिल ने हवाई जहाज बना देते हैं। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, व्हाट आई वांट टू से यू, यानी औरत का जो यूट्रस था उसको आपने इतना तेज सर्वाइकल डायलेशन करवा दिया कि साइकिल का हवाई जहाज बना दिया। यानी रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन जो एक होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर पर आवर या उससे ज्यादा। सो दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेड लेबर। और अगर मैं पेरिस वुमेन की बात करूं तो पेरिस वुमेन में 10 सेंटीमीटर और पर आवर या उससे ज़्यादा। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं प्रेसिपिटेड लेबर की, सर नहीं आया कुछ समझ में, मैंने कहा कभी आएगा भी नहीं कि सर फिर आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मैंने कहा चलो एक बार कोशिश और कर लेते हैं। प्रेसिपिटेड लेबर मीन्स, अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि प्रेसिपिटेड लेबर का मतलब है व्हेन द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, व्हेन द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, बोलो यस और नो, सर्वाइकल डायलेशन की रेट इन प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा वुमेन में जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, पहली बार डिलीवरी दे रही है, इन प्राइमी ग्रेविडा द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इन, मुझे यूँ बोलना चाहिए, इन एक्टिव फेज ऑफ, इन एक्टिव फेज, इन एक्टिव फेज, है ना, ऑफ ए प्राइमी ग्रेविडा, ऑफ ए प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा की एक्टिव फेज में इस 5 सेंटीमीटर और मोर, 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, और 10 सेंटीमीटर और मोर इन, 10 सेंटीमीटर और मोर इन पेरिस वुमेन। अगर पेरिस वुमेन में, मल्टी पेरिस में अगर ये 10 सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा है तो उसको प्रेसिपिटेड लेबर बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेड लेबर की डेफिनेशन, व्हेन द रेट ऑफ सर्वाइव, मैंने बोला जनरली नॉर्मल सर्वाइकल डायलेशन की रेट प्राइमी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा होती है, उसकी तुलना में अगर सर्वाइकल डायलेशन 5 गुना हो, और यहाँ पर आप कह सकते हो लुक एट दिस, 15 6 90 लगभग 6 गुना हो, 5-6 गुना अगर सर्वाइकल डायलेशन की रेट बढ़ जाए। अच्छा, किसी ने बोला सर टाइम, तो अगर प्राइमी ग्रेविडा में पूरा टाइम जनरली नॉर्मली प्राइमी ग्रेविडा में, बोलो यस और नो, नॉर्मली जो टाइम लगता है प्राइमी ग्रेविडा में वो कितना टाइम लगता है? प्राइमी ग्रेविडा में अमूमन जनरली जो टाइम लगता है वो 12 to 14 आवर्स लगता है। बोलो यस और नो। वाइल पेरिस वुमेन में, पेरिस वुमेन में आप कह सकते हो अमूमन आप कह सकते हो 6 to 8 आवर्स लगते हैं, यानी लेस देन 8 आवर्स, 8 घंटे से कम का समय लगता है, 6 to 8 आवर्स। बोलो यस और नो। बट इन प्रेसिपिटेड लेबर व्हाट डज हैपन्स, कि जो पूरा टाइम 12 से 14 घंटा है उसकी जगह सिर्फ लगेगा लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे में चट लेबर पेन पर डिलीवरी, और पेरिस वुमेन में ये टाइम लगेगा लेस देन 2 आवर्स, 2 घंटे से कम। तो अगर आप कह सकते हो, मैं रिस्क फैक्टर पढ़ा रहा था प्रोलॉन्ग लेबर, लेडीज एंड मैन प्रोलॉन्ग लेबर, और आप कह सकते हो अगला रिस्क फैक्टर था प्रेसिपिटेड लेबर, अगला रिस्क फैक्टर था प्रेसिपिटेड लेबर। तो प्रेसिपिटेड लेबर में चट लेबर पेन पर डिलीवरी और पेरिस वुमेन में ये टाइम लगेगा लेस देन 2 आवर्स, 2 घंटे से कम। तो अगर आप कह सकते हो मैं रिस्क नो कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो कंजप्शन होगा वो रैपिड होगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है यू कैन, और साथ ही साथ एक रिस्क फैक्टर और बोल सकते हो, यूजेज ऑफ एनेस्थेसिया। अगर लेबर के दौरान आपने एनेस्थेसिया दिया है तो एनेस्थेसिया का मतलब है मसल्स की टोन को गायब करना, क्योंकि कोई भी एनेस्थेसिया देते हैं तो ना आप बोल पाते हो ना आप चल पाते हो, क्योंकि सारे एनेस्थेसिया मसल की टोन डिक्रीज कर देते हैं, सीएनएस को इनहिबिट कर देते हैं, तो कमांड नहीं आ पाते। द सेम थिंग, मोटर एक्टिविटी रुक जाती है। तो अगर आपने लेबर के दौरान एनेस्थेसिया यूज किया है तो मायोमेटल मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, और वहाँ पर भी एटोरी हो सकता है।
सो लेडीज एंड मैन, बंधुओं और बांधव भगतजनों, यूट्राइन एटोनी की मैंने रिस्क फैक्टर बताए, एंड द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर यूट्राइन एटोनी इज द ग्रैंड मल्टीपैरा इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में 5 या 5 से ज़्यादा मैंने मिशन परिवार विकास बताया था। अगर इंडिया में फर्टिलिटी रेट कम होती तो एमपी भी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मिशन परिवार विकास। बोलो यस और नो। तो ग्रैंड मल्टीपैरा इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर यूट्राइन एटोनिया, मोस्ट कॉमन कोज लीडिंग टू यूट्राइन एटोनी, ग्रैंड मल्टीपैरा। बोलो यस और नो, हाँ या ना, तो आप कह सकते हो ग्रैंड मल्टीपैरा। अगला मैं बात करता हूँ यूट्राइन एटोनी की बात, सम और अदर वेयर, लुक एट दिस। यूट्राइन एटोनी के बाद ट्रोमेटिक पीपीएच, दूसरा कोज है पीपीएच का, क्योंकि पीपीएच के 4 कारण बताए थे यूट्राइन एटोनी, दूसरा कोज है ट्रोमेटिक पीपीएच, ट्रोमेटिक पीपीएच। बोलो यस और नो, ट्रोमेटिक पीपीएच। और ट्रोमेटिक पीपीएच किन किन हालातों में देखने को मिल सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर फेस टू प्यूबिस डिलीवरी है, बोलो यस और नो, फेस टू प्यूबिस डिलीवरी है, यस और नो। जनरली बच्चे का फेस औरत के वर्टिब्रे की तरफ रहता है और बच्चे का ऑक्सीपुट प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ रहता है, लेकिन अब की बार बच्चे का फेस है ना, तो फेस टू प्यूबिस डिलीवरी में ट्रोमा के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बोलो यस और नो, हाँ या ना। प्रेसिपिटेड लेबर, अगर लेबर बहुत जल्दी हो गया है तो जल्दी का काम शैतान का, प्रेसिपिटेड लेबर आप कह सकते हो। पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है ना, पीपीटी, क्योंकि आप लोगों की आदत पड़ गई है आजकल ऑनलाइन पीपीटी से पढ़ पढ़ के है ना, तो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कह सकते हो। तो पीपीटी आप कह सकते हो प्रेसिपिटेड लेबर। बोलो यस और नो, प्रेसिपिटेड, क्योंकि तेजी से लेबर होगा तो कहीं ना कहीं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। तीसरा ट्रोमेटिक पीपीएच में अगर मैं बात करूं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, हाँ या ना, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा रहे हो या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो रही है तो भी ट्रोमेटिक पीपीएच देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आप मैक्रोसोमिया, अगर बच्चा 4 किलो से ज़्यादा है तो भी पीपीएच देखने को मिल सकता है ट्रोमेटिक। क्यों? क्योंकि बच्चा 4 किलो से ज़्यादा जनरली नॉर्मल डिलीवरी करवाते ही नहीं है, पर अगर बाय द वे नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो कहीं ना कहीं ट्रोमा हो सकता है बर्थ कैनाल में। बोलो यस और नो, ट्रोमा हो सकता है बर्थ कैनाल में। तो दीज आर द फ्यू सिचुएशंस, फ्यू कंडीशंस वेयर इट कैन अकर ट्रोमेटिक पीपीएच, जहाँ पर ट्रोमेटिक पीपीएच हो सकता है। फेस टू प्यूबिस डिलीवरी, बोलो यस और नो, प्रेसिपिटेड लेबर, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मैक्रोसोमिया, ये ट्रोमेटिक पीपीएच करवा सकते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है, आप कह सकते हो बंधु बांधव भगतजनों। सो ट्रोमेटिक पीपीएच के बाद हम बात करते हैं सम और अदर वियर, सम और अदर वियर तीसरा हमारा है, सम और अदर वियर। ट्रोमेटिक पीपीएच के बाद बात करते हैं आप कह सकते हो कोगुलेशन डिसऑर्डर, कोगुलेशन डिसऑर्डर या थ्रोम्बोफिलियाज, थ्रोम्बोफोबियाज या कोगुलोपैथी। बोलो यस और नो, यानी कोगुलोपैथी, 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 कोएगुलोपैथी, यानी औरत में क्लोट नहीं बनता। क्लोट कहाँ कहाँ नहीं बनता? लुक एट दिस, क्लोट कहाँ कहाँ नहीं बनता? फॉर एग्जाम्पल सेप्सिस, अगर औरत के प्रेगनेंसी में सेप्सिस हो जाए तो इट कैन लीड टू डीआईसी, डीआईसी हो सकता है डिसेमिनेटेड इंट्रामस्कुलर कोगुलेशन। अगर प्रेगनेंसी में बच्चा मर जाए आईयूडी तो भी डीआईसी हो जाता है, अगेन क्लोट की प्रॉब्लम होती है। अगर प्रेगनेंसी में आप कह सकते हो औरत के पहले प्री एक्लेम्सिया हुआ था, और प्री एक्लेम्सिया का एक कॉम्प्लिकेशन होता है हेल्प सिंड्रोम, यानी हेल्प सिंड्रोम आप बोल सकते हो या हेल्प सिंड्रोम। बोलो यस और नो, हेल्प, हेल्प, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, हेल्प सिंड्रोम, HELLP, हेल्प सिंड्रोम। बोलो यस और नो, तो आप कह सकते हो हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है? हीमोलाइसिस, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, हीमोलाइसिस बहुत ही बढ़िया बात है, हीमोलाइसिस शानदार। ओके, हीमोलाइसिस के अलावा एलिवेटेड लिवर एंजाइम, एलिवेटेड लिवर एंजाइम। तो अगर किसी औरत में प्रीएक्लेम्सिया था तो प्रीएक्लेम्सिया का एक कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम। बोलो यस और नो, तो एलिवेटेड लिवर एंजाइम, बोलो यस और नो, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, हाँ या ना। तो एक बार एग्जाम में या एक या दो बार एग्जाम में हेल्प सिंड्रोम का पूरा पूछ लिया गया था, हेल्प इज एब्रीवेटेड फॉर, कि हेल्प सिंड्रोम का मतलब क्या है। और लो प्लेटलेट काउंट, अगर प्लेटलेट काउंट कम है, लो प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बोलो यस और नो, प्लेटलेट काउंट। तो अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो इन दिस कंडीशन ऑल्सो देर कैन बी कोगुलोपैथी, वहाँ पर कोगुलोपैथी यानी क्लोट नहीं बनेगा, कोगुलोपैथी के चांसेस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कह सकते हो कोगुलोपैथी कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? सेप्सिस अगर औरत के हो, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डेथ हो,
या फिर औरत के हेल्प सिंड्रोम हो, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट, वहाँ पर आप कह सकते हो इन सब कंडीशन में, या फिर अब्रप्सियो प्लेसेंटे हो, हाँ या ना। अगली कंडीशन है या फिर औरत के अब्रप्सियो प्लेसेंटे हो, तो अब्रप्सियो प्लेसेंटे में भी डीआईसी हो सकता है, आप कह सकते हो समोरदर्भिया। ऑलवेज रिमेंबर हेल्प सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्सिया, तो यह ध्यान रख लेना, इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, यानी पहले औरत के प्री एक्लेम्सिया होगा और प्री एक्लेम्सिया के कॉम्प्लिकेशन की वजह से प्री एक्लेम्सिया, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में कि जस्टिस्ट्रल हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया विद और विदाउट इडिमा, दैट इज नोन एज प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। तो अगर प्री एक्लेम्सिया सीवियर है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो इन दैट कंडीशन, इन दैट सिचुएशन इट कैन लीड टू हेल्प सिंड्रोम, वो हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। और चौथा कारण था, अगर आपने सुना हो, चौथा कारण है आप कह सकते हो पीपीएच का। तो पीपीएच का जो चौथा कारण है, दैट्स गुड, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, हाँ या ना। रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के टुकड़े अगर अंदर रह जाए, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, बिल्कुल। अब इसमें तो क्या कहना है, अगर औरत का यूट्रस है और यूट्रस में डिले, यूट्रस में से बच्चा निकल गया, बच्चे निकलने के साथ प्लेसेंटा के टुकड़े, यानी ये प्लेसेंटा लगी हुई थी, बोलो यस और नो, और प्लेसेंटा यहाँ पर लगी हुई थी, बोलो यस और नो। अब बच्चा निकल गया, प्लेसेंटा भी आपने छुड़ा दी, बोलो यस और नो, प्लेसेंटा भी आपने छुड़ा दी, पर कहीं ना कहीं प्लेसेंटा के टुकड़े रह गए। अगर प्लेसेंटा के टुकड़े रह गए, बोलो यस और नो, तो यहाँ पर रिसाव चलता रहेगा, तो रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं। फिलहाल मैं स्पीड को थोड़ी स्लो करता हूँ, 2 मिनट में सब कुछ रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। आज भगत जनों, मैंने टॉपिक चालू किया था पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर औरत में 500 ml या उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए नॉर्मल डिलीवरी में, तो उसको पीपीएच बोलते हैं। पीपीएच में मैंने फिर, और या ड्रॉप ऑफ हिमेटोक्रिट 10% और मोर, 10% या उससे ज़्यादा की गिरावट। अगर नॉर्मल लेबर है तो 500 ml होता है,